हिमाचल प्रदेश से समागत प्रोफेसर देवदत्त शर्मा सर का हम इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। Thank you very much. Actually, I'm really delighted and happy that I've been given this opportunity again to interact with you all. In fact, I was just thinking, because right now there are two of my programs which are running at the same time. One program I just started today, and another is running for the last about a week or so. And at the same time, I was having a meeting. So, in fact, I requested Madam Pandeji to postpone my time from morning, which was earlier slated for 10:30, and then it is now this time at 10. I'll just move like as क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन टेक्निक्स के बारे में आपसे मैं अपना जो बात सामने रखूं। मैं इससे पहले कि अपने जो मूल रूप से जो मेरा टॉपिक है उस पे आऊं, मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका इसमें लेना चाहता हूं कि क्योंकि अभी तक आपका ये जो वर्कशॉप चल रहा है इसमें आप पिछले 5 दिनों से जुड़े हुए हैं, और आज जो 5वें दिन के दौरान अभी तक आपने काफी चीजें कवर की होगी, मेरा ऐसा मानना है। तो इसलिए जो शोध है, जो उसके ऑपरेशनल स्टेप्स है, आमतौर पे जो काफी लोगों ने जिन्होंने शोध पे अपना शोध किया हुआ है, उस पे आप देखेंगे कि ये प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। जो आमतौर पे देखा गया है कि पहली जो महत्वपूर्ण चीज होती है कि फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। आमतौर पे आप देखेंगे कि जब आप खुद स्टूडेंट रहे होंगे या कभी आप अगर सुपरवाइज कर रहे हैं, आपके पास जब विद्यार्थी आया होगा, तो शुरुआत में क्या होता है कि जो चीज मैंने भी व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे फेस की, देखा कि कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कभी भी आपको कहीं भी मिलेंगे कि सर मुझे टॉपिक चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि जो टॉपिक आप भाषण के लिए दे सकते हैं, रिसर्च के लिए नहीं दे सकते हैं, बिकॉज रिसर्च जो है टॉपिक नहीं बल्कि एक रिसर्च प्रॉब्लम से प्रारंभ होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, कि जो आपने शोध करना है उसको एक फॉर्मुलेशन के रूप में कि एक्चुअली आप क्या करने वाले हैं। वो सबसे पहली चीज है कि एनीथिंग दैट यू इंटेंड टू डू दैट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, दैट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर हेड। तो इसलिए कि आप उसको एक रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में देखिए। और उसके बाद जो दूसरी चीज आती है कि जो आपने एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर दिया, फिर कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ ए रिसर्च डिजाइन, कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या रहने वाली है, और आप उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं, उस पूरे चीज का एक रिसर्च डिजाइन आपको कॉन्सेप्चुअलाइज करना होता है। और फिर चीज आती है कि जो जिस विषय पे मैं बात बोलने वाला हूँ, मेरा खास करके जो ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 6 है, इन चीज को देखिए, लेकिन मैं सभी पॉइंट्स की यहाँ पे एक हल्की सी व्याख्या कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअलाइजिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डाटा कलेक्शन, कि आपने जब आपका रिसर्च डिजाइन तैयार हो गया, उस रिसर्च डिजाइन में आपने किस तरह का डाटा लेना है वो भी रखा होगा। तो उसके बाद एक आपका जो डाटा कलेक्शन का इंस्ट्रूमेंट, कि आप किस तरह से करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं। और मैं क्योंकि ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूं, तो इसलिए हम तो ज्योग्राफी में, क्योंकि आई बिलीव दैट डॉक्टर आशा इज आल्सो देयर, शी हैपन टू बी आल्सो द स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी लाइक मी। हम इन डब्ल्यू पे बहुत खास ध्यान देते हैं कि व्हाट, वेयर, व्हाई। ये जो 3 डब्ल्यू है जो ज्योग्राफी में, जिसमें कि व्हाट आप किस चीज को देखने वाले हैं, वेयर
जिसमें कि ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट में जो है आपका एरिया, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और फिर y, और फिर हाउ और हाउ मच की बात आगे उसके बाद आती है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट डाटा कलेक्शन के लिए सेलेक्ट किया, तो वो चीज जो मैंने अभी 3 W आपको बताए, व्हाट आपके उस चीज को बता रहा है कि कौन सा डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट आप यूज करने वाले हैं। वेयर, कि जिसमें कि आपने शायद निश्चित रूप से कोई सीमा की व्याख्या की होगी, कौन से क्षेत्र में करने वाले हैं, हो सकता है समय की व्याख्या की होगी। और फिर आपके पास जो तीसरा W है Y, वो आपको ये बताता है कि अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो इसको क्यों कर रहे हैं, आप दूसरे को क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके पास अपने रीजन होते हैं, उसको आपको जस्टिफाई करना है कि व्हाई यू आर यूजिंग दिस मेथड। हो सकता है कुछ केसेस में दूसरे मेथड ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन किसी और वजह से आप ये, इसमें कॉस्ट फैक्टर भी हो सकता है, उसमें कोई और फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। और कई बार ये होता है कि इस खास कंटेक्स्ट में आपका ये इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बेटर है, तो इसलिए वो हम Y की बात करते हैं। और सेलेक्टिंग सैंपल, इस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि यू हैव हैड ए सेपरेट लेक्चर ऑन सैंपलिंग। केवल इतनी बात करिए कि जो कई बार आप पूरे यूनिवर्स को, पूरी पॉपुलेशन को आप अपने सर्वे में, अपने स्टडी में नहीं ले सकते, तो आप उसमें से केवल एक सैंपल ड्रॉ करते हैं और उस सैंपल के आधार पे, इवन आप देखिए जैसे आजकल के समय में, जैसे कोविड काल में, आप देखेंगे कि हम रोज कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं। जो टेस्टिंग कर रहे हैं ये भी एक प्रकार का सैंपल है, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि आउट ऑफ दैट टेस्टिंग 10%, 11% जो है वो कई बार पॉजिटिव आ रहे हैं, बट स्टिल इट इज ए सैंपल। क्योंकि आज डेट तक हम लोगों के टोटल टेस्ट कितने कर पाए हम, वी हैव नॉट रीच टू नॉट इवन 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मच लेस देन इवन। तो वो चीज जो है कि भाई टोटल पॉपुलेशन का हम कितने परसेंट तक हम कर पा रहे हैं, वो आपका एक प्रकार का सैंपल होगा। फिर उस आधार पे जो आप एक राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, जो आपका पूरा प्रपोजल होगा, जिसमें कि आप पूरा राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग जो आपने उसको फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम से, ऑब्जेक्टिव से, मेथोडोलॉजी से और उसके एनालिसिस और उस तक जाएंगे और उसके बारे में कि कैसे करने वाले हैं, उसका एक प्रपोजल आप बनाएंगे, विच यू हैव टू कंटेस्ट समटाइम। जब आप कहीं पे फंडिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो यू हैव टू कंटेस्ट एट टाइम्स योर रिसर्च प्रपोजल, कि भाई आपको पूछा जा सकता है कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया। तो सो दैट यू शुड हैव दैट वाई, जो W, मैं तीसरा W बोल रहा था, तो वो आप वहां पे कंटेस्ट करके कि भाई व्हाट हैव बीन द रीजन दैट यू हैव गॉन फॉर इट, दैट यू हैव नॉट गॉन फॉर दिस। तब जाके आपका आता है कलेक्टिंग डाटा। और जो डाटा आता है, मैंने आपसे पहले लेक्चर में कुछ एक बात बताई थी, उसको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, शायद मैं दोबारा से आपका पुनः स्मरण करवा रहा हूँ उस विषय पे। मैंने हनुमान अप्रोच की बात करी थी। तो जो हनुमान अप्रोच है, वो कई बार हम बहुत सारी चीजें ले आते हैं जिसकी एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ेगी, और कई बार क्या होता है कि जो डाटा हम लेते हैं वो एक प्रकार से होता है कि इट इज ए क्रॉप अलोंग विद वीट, कि जिसमें कि फसल के साथ बहुत सारा खरपतवार है। तो उसका प्रोसेसिंग करना, मीनिंग देयर बाय कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डोंट रिक्वायर, व्हिच आर इम्प्योर, व्हिच शुड हैव बीन अवॉइडेड, वो डाटा प्रोसेसिंग है कि उसमें से जो इस तरह की चीजें उसको हटाना, तब जाके आप फाइनल स्टेज रिपोर्ट पे आते हैं। तो ये चीज, इसी आधार पे हमारा ज्यादा फोकस आज पॉइंट नंबर 3 और 6 पे रहने वाला है। आमतौर पे आप देखेंगे कि जब मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें जो है आप एक डायरेक्ट रूप से इस तरह का क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव का डिवीजन नहीं देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम दोनों में करते हैं, केवल उसका तरीका। तो इसलिए ये आमतौर पे ये जो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में आप देख रहे हैं, ये दोनों सारे की सारी चीजें
वो सारे के सारे मेथड जो है, क्योंकि इस कारण ही मैंने ये बात करी थी कि जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस तो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि जो डाटा कलेक्शन मेथड है उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में बहुत ज्यादा अंतर आएगा, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। केवल वो आपका डिपेंड करता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो जिस तरह से, उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। बाकी जैसे प्राइमरी सोर्स में आप देखेंगे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, ये आपके क्वालिटेटिव में भी आएंगे और क्वांटिटेटिव में भी आएंगे। अब उसमें ऑब्जर्वेशन में पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट, वो दोनों क्वांटिटेटिव में भी आएंगे, क्वालिटेटिव में भी आएंगे। वो कैसे, अभी मैं थोड़ा सा अगले उसमें आपसे उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से जो इंटरव्यू है, जो आपका सर्वे मेथड है, उसमें जब हम स्ट्रक्चर्ड होते हैं तो वो क्वांटिटेटिव के नजदीक होता है। जब हम अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं, काफी ऐसे जो है बीच में बातचीत गपशप कर रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिव के नजदीक जाता है, उसमें क्वांटिफिकेशन थोड़ा कम होगा। अब क्वेश्चनियर और ये उसमें जो है वो शेड्यूल और क्वेश्चनियर जो है कि मेड है और किस तरह से है, उसमें आपकी दोनों तरह की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है और होती है। और बाकी जो आपके सेकेंडरी सोर्सेज है, उसमें तो निश्चित रूप से अगर आप कोई ऐसा जो जिसमें कि नंबर्स है, जिसमें कि कुछ इस तरह की क्वांटिफिकेशन है, ऐसी चीजें, चाहे अब सेंसस डाटा है उसमें बहुत सारी क्वांटिफिकेशन है, बहुत सारी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, चाहे एनएसएसओ है, चाहे और सारी चीजें, उसमें बहुत सारा क्वांटिटेटिव डाटा आपको अवेलेबल होता है। काफी सारी चीजें क्वांटिटेटिव फॉर्म में होती है, लेकिन कुछ अर्लियर रिसर्च, पर्सनल रिकॉर्ड, डायरी वगैरह जो चीजें रहती है, उसमें काफी सारी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी होती है। हिस्ट्रीज है, उसमें क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी। सर्विस रिकॉर्ड है, उसमें आपका दोनों तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है कि आपने कितने साल कहां पर सर्विस किया, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, किस पोजीशन में किया उसको प्रोबेबली आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। बाकी चीजें आपकी उसमें क्वालिटेटिव ज्यादा आती है। तो इसलिए जो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन है, मेरे हिसाब से जो है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के लिए केवल इंस्ट्रूमेंट के आधार पे अलग होते हैं, बाकी वो सेम होते हैं। तो वो उस चीज को मैं यहाँ पे आपसे फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि जो डिफरेंस है डाटा कलेक्शन में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, ये अगर इस स्लाइड को आप देखेंगे कि पहली चीज जो मैंने अभी तक भी बताई कि मोस्ट मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन कैन बी यूज्ड इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। मोस्ट मेथड्स, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ऑल। तो वो ज्यादातर ऐसे तरीके हैं जो दोनों में यूज होते हैं। दूसरी चीज कि द distinction is mainly due to the restrictions imposed on flexibility, structure, sequential order, depth and freedom। अब ये देखिए जो डिस्टिंक्शन किस आधार पे कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, स्ट्रक्चर कैसा है, सीक्वेंस कैसी है, डेप्थ और फ्रीडम कैसी है, उसके आधार पर रिसर्च प्रोसेस में जो रिसर्चर को जो इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रक्चर और सीक्वेंशियल ऑर्डर है, उसके आधार पे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अंतर स्पष्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव मेथड जो है इट फेवर्स दीज रिस्ट्रिक्शंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव में हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो आप उसको क्वांटिफाई नहीं करते हैं। हो सकता है आपके पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो बड़ी यूजफुल हो, लेकिन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एट देन लाइक दैट। अगर हमने पूरी इस तरह से दिया, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 50-60 पार्टिसिपेंट्स एंड यू आस्क वन क्वेश्चन, आप उनसे क्वेश्चन कहते हैं कि आपको आज इस 5वें दिन इस वर्कशॉप में कैसा लग रहा है। जस्ट पॉसिबल दैट ऑल 50, 60, 40 पार्टिसिपेंट्स जितने भी है, दे विल स्पीक 50-60 डिफरेंट लाइन्स कि कैसा लग रहा है, बहुत अलग अलग बात करेंगे, which become very difficult to quantify। क्या क्वांटिफाई करोगे? So you have given them enormous flexibility कि आप चाहे जो मर्जी बोले। I have not structured it। अदरवाइज स्ट्रक्चर में क्या होता है कि पहले से आपने उसको
किया है कि भाई इस तरह से ही करना है, यू हैव टू फिट इन, आपको पहले से उस तरह से दिया है। अब देखिए मैं उसी क्वेश्चन को, इंफॉर्मेशन मैंने वही लेनी है, मैं प्रारंभ में कोशिश कर रहा हूं कि कैसा लग रहा है। ये क्वेश्चन पूछा कि टिक आउट ऑफ द फॉलोइंग, यू आर, मतलब कैसा लग रहा वर्कशॉप में, यू आर फीलिंग एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, satisfactory, not satisfactory. You have given 4-5 choices, then obviously out of those 40-50 participants they will tick one. आपने एक कंडीशन लगा दी कि tick only one, so that what happens, then you can see that out of how many people, कौन लोग जो है बहुत ही खुश है, कौन कितने लोग हैं जो बहुत दुखी है, या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि नीरस है, कोई अच्छा भी नहीं लग रहा, बुरा भी नहीं लग रहा. That is something you can quantify. So the same thing, it is only distinguished on the basis of the flexibility, maybe the other things that I talked earlier. So move further. Now first try to see कि जो हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात कर रहे हैं, हम एक्चुअली कलेक्ट क्या करना है. अब ये जो आम तौर पे अगर बहुत सारे लोग जो लिटरेचर के लोग होंगे, लिटरेचर के लोगों को शायद क्वांटिटेटिव डाटा में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ना हो, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दीज आर द डाटा विच आर मेजरेबल, विच इज न्यूमेरिकल एंड रिलेटेड टू ए मैट्रिक्स. तो इसमें देखिए, लेकिन लिटरेचर वालों के लिए भी आप देख सकते हैं कि शेक्सपियर ने कितनी पोएम्स लिखी, विच इज मेजरेबल, देयर विल बी सम नंबर. इतनी उसने जो है फिक्शन लिखे, कितने ज्यादा उसने नोवेल लिखे, इट इज समथिंग दैट यू विल गेट ए नंबर, सो दैट कैन बी क्वांटिफाइड. एंड इवन फॉर योरसेल्फ दैट हाउ मेनी पेपर्स यू हैव पब्लिश्ड सो फार, कौन से ईयर में आपने कितने पेपर पब्लिश किए, कितना पुस्तक लिखी, कितने लेक्चर दिए. That is something which can be quantified. Even I was just talking other day to one of our ex-vice chancellor. So he was keeping the record of all the lectures that he has given after the lockdown started and this virtual platform started for communication. So that can be quantified. He was talking that I have so far delivered 170 lectures, some around 169 lectures after March 2020 when this lockdown started. So this is something which is quantifiable, but what actually he said and what was this, that will be the different thing. Now see, descriptive qualities like age, shape, speed, amount, height, weight, they are all measurable. And all these measurable systems, this is something you can quantify. This is all the quantitative data that we need to and we can have. Now, I'll not touch the analysis part because as per the schedule that will be taken up by somebody else at some stage. See, what is quantitative research? This is formal. And what will be qualitative? That will be informal. And this is quantitative is objective. What will be qualitative? Subjective. And keep on giving one very good example of this objective and subjective. I believe there are many ladies in this program. और लेडीज का मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आमतौर पे जो भारत में हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो आफ्टरनून में कुकरी शो आता है ना, जिसमें कि बहुत सारी वो रेसिपी बताई जाती है. आपने एक चीज नोट की होगी, जब भी किसी रेसिपी की बात होती है तो क्या क्या बोलते हैं कि 50 ग्राम ये ले, 20 ग्राम ये ले, 10 ग्राम ये ले. नमक की बात आती है तो क्या बोलते हैं? स्वाद अनुसार. Now see the two things, that when it was for कि how much घी और how much oil, तो शायद 50 ग्राम, 40 ग्राम, 60 ग्राम कुछ बताया होगा. और कुछ आपने मान लीजिए कोई उसमें ड्राई फ्रूट्स डालने, वो भी बताए होंगे. आपने कोई
उसमें और चीज डालनी है वो भी बताया होगा, इतने ग्राम लेना है, लेकिन नमक तो कभी भी ग्राम में नहीं बताया गया होगा। देयर इज फुल सब्जेक्टिविटी बिकॉज दैट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वन। जब मैं बात करता हूँ 50 ग्राम, 100 ग्राम, 20 ग्राम की, दैट इज टोटली ऑब्जेक्टिव, दिस इज क्वांटिटेटिव, दैट यू कैन क्वांटिफाई। बट when it comes to the other side, नमक की मैं बात कर रहा हूँ, that is totally स्वाद अनुसार means subjective. Likewise, you can say that quantitative, it is rigorous, it is systematic for generating information, क्योंकि qualitative में क्या होता है कि हम वो systematic नहीं होते हैं। कई बार हमको information उसको हमने extract करना है तो we may not be sometimes systematic. We may probably ask some other questions and some other gossip at times and finally bring him her to the topic. But probably that you cannot do in quantitative research. Then see what are the particular things. पहली चीज तो quantitative में क्या है कि describe new situation, events or concepts. It describes new situations, events और concepts. बहुत सारी चीजें हैं कि which you can certainly quantify और उसके आधार पे आप एक new situations. मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल सपोज आपसे बात करूं, अभी कुछ ही दिनों पहले बिहार का इलेक्शन संपन्न हुआ. All the exit polls that was in favor of this Mahagathbandhan. But finally, though difference may not be much, but NDA is the winner. Now see, this can be a new situation that how much percent votes have been poured by NDA, who have been the voters, that it is especially, this is what said that the females have voted for BJP and its allies. This is a new situation, new events. Earlier what used to be, earlier the situation was the different, that घर का जो मुखिया होता था वो डिसाइड करता था. But now they are coming, they have their own intellect, they have their own decision making, so things change. Now see, the exam is the relationship among variables. अब कोई भी वेरिएबल होगा, जब आप यहाँ पे बात करते हैं यूनिवेरिएट से जो है मल्टीवेरिएट तक जो है, तो बहुत तरह के जब हम वेरिएबल्स की बात करते हैं तो उसमें हम कुछ रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं कि that how one variable is affecting the another one. You can find it in our daily lives how this is affected. या एक वेरिएबल अगर सपोज how economically sound I am, does it affect our social status? जो रिलेशनशिप है वेरिएबल में, उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं किसी तरह से. उसमें ये हो सकता है कि क्या, जैसे ज्योग्राफी में हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करते हैं, उसमें रिलेशनशिप लिंक बना देना. एंड देन यू कैन सी the determine the effectiveness of treatment. Again, you have a very live example, current example of the COVID, that some testing of the various medicines that is going on. Then certainly you can determine the effectiveness. अभी 2-3 दिन पहले न्यूज में आ रहा था कि this medicine it may have the effectivity of 95%. There is another one 94.5%. I don't know that what method and actually how they have reached to it, but if we say it, this is something that you can say the effectiveness of the treatments. और आजकल आप देखते हैं कि जो हैंड सैनिटाइजर आप इस्तेमाल करते हो कोई भी, ज्यादातर में लिखा होता है it kills 99.9% or 99.5% or maybe 99%, whatever. It may be fake for because एक फैशन भी हो सकता है, but this is something that what have been, how they have arrived at. So you can say on those basis it is the effectiveness. अब ये जो लास्ट की जो मैं एक यहाँ पे बॉटम लाइंस पढ़ रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि जो मैंने शुरुआत की थी, जो मेथड दोनों में सेम हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव मेथड एम्फेसाइज ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स. ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट्स जैसे मान लीजिए पानी का लेवल कितना हुआ,
You can measure objectively पानी कितने फीट कितने मीटर है, बाढ़ आ गई तो कितने मीटर पानी चढ़ गया. That should be objectively measured. But on the other side, पानी बहुत बढ़ गया. I think when I say पानी बहुत बढ़ गया, it may convey the different things to different people. हर एक का अपना अपना उस तरह से उसका अनुमान होगा कि बहुत का मतलब क्या है यहाँ. And it is also that can in which the statistics, some sort of statistics, be it average, be it deviation, be it factor analysis or regression analysis, that some sort of statistical tools can be used only to quantitative data. No statistics can be used if it is in the qualitative form. तो इसलिए क्वांटिटेटिव मेथड अगर होगा तभी जाके आप रिलेशन बिटवीन वेरिएबल और थिंग्स लाइक दैट उसमें जो है वो निकाल सकते हैं. Obviously, this is what I said, that there is the number. This is numerical analysis. You can see maybe that I'll show you one slide at the end. And you can say this, which can be collected through polls, surveys, questionnaires, or by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques. So this is something that you understand as quantitative. अब दूसरी चीज जो है कि कंट्रोल इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसमें आप कह सकते हैं कि जो एक प्रकार का रूल फॉलो किया जाता है क्वांटिटेटिव में, द रूल्स आर फॉलोड टू डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड आर द डिजाइन ऑफ स्टडी. इसमें कि भी एरर ना हो, जिसमें आप प्रतिशत है तो वो बिल्कुल आप उसको निकाल सके, जबकि दूसरे में वो नहीं होगा. डिफरेंट लेवल ऑफ कंट्रोल, वो different level पे, I'll further clarify it in next slide. Then there can be the quasi-experimental, where there is a partially controlled, and then there is the experimental, which is highly controlled, which may be true for the sciences like Madam Pandey, she did her PhD in chemistry. So certainly the research in chemistry that will be done in the certain controlled environment in the laboratory. But in social sciences, because our laboratory is whole of the society, community, there will be much less control. Yet, you can see, जब हम control की बात करते हैं कि just see, type of quantitative research है, descriptive है, research control uncontrolled है, कोई control नहीं है if it is a descriptive research. Research setting natural और partially controlled, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम सोसाइटी में कर रहे हैं, you are finding some description, you don't have any control. But on the other side, if it is a quantitative research which is correlational, where you are trying to find out the correlation between certain things. Maybe if you have a data, आज की डेट इंडिया में जो है 1 लाख से ज्यादा, लगभग 1.5 लाख लोगों की जो है कोविड से डेथ हो गई. You can correlate it maybe with that of age, maybe with that of other diseases. So you can find out that there is a correlation that you can find out. But as far as the researcher control, it can be uncontrolled or probably only partially controlled. And research setting is again natural or partially controlled. That if you are recording all those things, then there is a quasi-experimental which is partially controlled. Research setting is also partially controlled, but experimental, if somebody is doing the experiment, that if there is some patient who is having high glucose or high sugar level, then how she react to this COVID. That kind of thing, then only then you are doing testing. And if you have a good immunity, if somebody is doing good yoga exercises and following certain things, that whether she has been affected or whether those people they have been affected in the similar time. So this is something you call experimental. And it is highly controlled, and research setting is the laboratory, as I said earlier, as the people in maybe chemistry or physics, they will do it like that.
coming down to techniques in collecting quantitative data. The first thing is observation. अब लोग कई बार सोचते हैं कि ऑब्जर्वेशन में क्वांटिफिकेशन कैसे हो सकता है. Let me go to the next slide, then I'll get back. See, जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है वो सिस्टमैटिक है. ये जो शेरलॉक होम्स की जो स्टेटमेंट है, इसको हमेशा जिंदगी में आप वैसे भी याद रखिए. यू सी बट यू डोंट ऑब्जर्व. कि हम देखते तो हैं बट रियली क्या हम ऑब्जर्व कर रहे थे उस टाइम पे. इट इज रियरली दैट हम देखते हुए ऑब्जर्व भी कर रहे हैं. वी कैन सी समटाइम व्हाट इज हैपनिंग बट वी रियली डू नॉट ऑब्जर्व. बट सी, ऑब्जर्वेशन क्या है, वो क्वांटिफिकेशन में भी जो है, sense organs is used to gather information about people, things, places, events and so on. अब जो सेंस ऑर्गन्स है हमारे, वो हम चाहे आईज की बात करें या कई बार हम ईयर की बात करें और बहुत सारी चीजें, दिस इज हाउ वी समटाइम मे टेक, जैसे देखने की बात है, इफ वी ऑब्जर्व, हम देख रहे हैं कहीं चौराहे पे खड़े गाड़ियां आ रही जा रही, हम देख रहे हैं, बट डू वी ऑब्जर्व how many cars have moved to east direction, how many cars have moved to west direction or north direction? Now we started observing. Then you will get some quantification data. Quantity के रूप में आपको वो सामने मिलेगा. Now see, the another way may be, of course there is a lot of vehicles going, but how many of them have been buses? How many of them have been SUVs or MUVs, multi-utility vehicles? How many of them have been the two-wheelers or four-wheelers? Again, you will get some quantity, you will get some quantification for all the categories. And what I observed in Kolkata, there was very interesting thing, because Kolkata एक ऐसा शहर है जहां पे टैक्सी के रूप में एम्बेसडर आज भी बहुत पॉपुलर है. एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि उनको जो नंबर दिया जाता है टैक्सीज को, वो ऐसे दिया जाता है कि दैट यू कैन आइडेंटिफाई द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय इट्स नंबर, कि ये कार कितनी पुरानी है, बिकॉज इफ इट इज 15 year old or so, it will go off the road. So again, हमने देखा होगा, but if we observe, if we see the number correctly, then probably we again get the information कितनी कार कितने साल पुरानी है, कितनी कार इस साल आई, कितनी कार पिछले साल की आई. Again you start observing without asking anybody. You still get the information. Then the second thing is watching and listening to them. Then record them with the use of the numbers. You are just watching something, as I said, and sometime it may also be the listening. There may be some song. आप वो कोई गाना सुन रहे हैं, पहले आपने कई बार सुना होगा, लेकिन अब उस गाने को देखते हैं, इफ यू आर लुकिंग फॉर कि उस गाने में कितनी बार ये शब्द आया, again you will find that probably you get some quantity. That can also be that how many times this has been used, or there can be any other thing also where you get this quantification. अब यहाँ एक मैं example आपको, क्योंकि we all are from educational setup, so we can say that if there are आजकल जैसे अभी because we have been late और admissions हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि watching students who have lined up for counseling, कि कोई काउंसलिंग हो रहा है, कोई एमबीबीएस का, कोई इंजीनियरिंग का एडमिशन हो रहा है, या कितने लोगों का एडमिशन हुआ है जो फीस जमा करवाना चाहते हैं या ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं. हाउ मेनी देम आर देयर? दैट इज अगेन दैट यू कैन लुक फॉर, व्हिच इज वन ऑफ द आइडिया दैट यू स्टार्ट वाचिंग देम एंड यू देन नोट डाउन कि हाउ मेनी ऑफ देम. एंड फर्दर प्रोबेबली यू कैन आल्सो लुक दैट कि किसी खास कॉलेज में, इफ इट इज ए को एजुकेशन, how many males or females, probably आज कितने males और कितने females ने admission लिया, likewise. And there can be some medical clinic
कितने पेशेंट्स है, समटाइम वी फाइंड कि नहीं रोज यहाँ पे इतने पेशेंट आते हैं, यू कैन जस्ट हैव दैट। और आजकल तो डॉक्टर्स अब इस तरह का वो करते भी है, वो आपकी नोट होती है एंड देन दे हैव द डेटा दैट हाउ मेनी पेशेंट्स she has actually met that particular day. They keep the record, so it is also the number। और उस नंबर से ये भी पता चलेगा कि कितनी पेशेंट्स आज पहली बार आए, कितने ऐसे हैं जो रेकरिंग है, जो पहले भी आते थे, इट वाज देयर सेकंड थर्ड फोर्थ विजिट, you get some data। So friends, this is what I mean कि observation जो है, this is not something that we take only for qualitative aspect। Of course in qualitative also we use observation, but this can also be used for quantification। और यहाँ पे जो एक थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि जब ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है कि एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, जब हम उसको ऑब्जर्व करने शुरू करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बिहेवियरल पैटर्न है, बिहेवियरल पार्ट को हम देखते हैं, उसमें क्वालिटेटिव ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यू कैन ऑल्सो लुक फॉर सर्टेन क्वांटिफिकेशन। Where observation is concerned, chance favors only the prepared mind। आप एक चीज देखिए कि अगर हम पहले से prepared है, then probably at times we observe the things which we will otherwise miss। So we can say that kinds of observation, ये बहुत सारी चीजें जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मैंने पहले आपको जब वो एक डायग्राम दिखाया था उसमें मैंने बात करी थी, देयर वाज आल्सो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जो सीइंग, टचिंग, हियरिंग आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ डेटा पर्सनली। Just sometime that you can see, touch and hear, and probably we can also just have that just by looking at how many males, how many females, how many chairs are empty, how many have been occupied, like that, how many people have entered from gate 1, how many people have entered from that is like that। And then there can also be like this can also be used for certain information like hearing and also even touching। Then there is a indirect, that if you see and hear your subject by means of technological and electronic gadgets, उसमें भी आप दोनों तरह की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरह से, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ कि क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। बहुत सारी चीजें जो है थ्रू टेक्नोलॉजिकल मीन्स के दैट वी कैन गेट सम डाटा थ्रू इंटरनेट, वी कैन गेट सम डाटा थ्रू ईमेल और सो लाइक दैट। और वो एक प्रकार से जो आपको मेल्स आती है, मैं उसका रिकॉर्ड रखता हूँ दैट हाउ मेनी मेल्स, हाउ मेनी कॉल्स। आप देखते हैं कि सभी लोगों को आजकल एक जो कॉल आता है जिससे आप बड़ा इरिटेट होते हैं कि कोई इंश्योरेंस वाला कॉल कर रहा है, कोई बैंक उसके लिए आके आपका लोन तैयार हो गया। अब आप ऐसे सुनते हैं तो जस्ट उसको करते हैं इट इज, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, या कोई कंपनी वाला आपको कॉल करता है, हाउ मेनी टाइम्स ए डे, and do we really find some record that at what time, at what interval, then probably you can also generate some quantity out of that। और यहाँ आप देख रहे हैं कि if an observation is recorded in a narrative or descriptive format, it becomes qualitative। कि आपने नरेशन के रूप में, नरेटिव के रूप में और डिस्क्रिप्टिव वे में उसको रिकॉर्ड किया तो वो क्वालिटेटिव में। लेकिन इफ इट इज रिकॉर्डेड इन कैटेगोरिकल फॉर्म और ऑन ए स्केल, इट विल बी क्लासिफाइड एज क्वांटिटेटिव। आप उसको देख रहे हैं कि आप उसको कैटेगोरिकल फॉर्म में और एक स्केल के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, तो वही इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव हो जाती है। Then see that then there is another method which we call survey। अब सर्वे में बहुत सारी चीजें आती है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सर्वे क्या है? इसमें आप कह रहे हैं कि डेटा गैदरिंग टेक्निक्स दैट मेक्स यू ऑब्टेन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन।
दो चीजें, फैक्ट्स भी है, इंफॉर्मेशन भी है about the subject or object of your research through data gathering. Then there is instruments of interview and questionnaire. वो इंटरव्यू और क्वेश्चनियर के माध्यम से आप कुछ फैक्ट प्राप्त कर रहे हैं। फैक्ट कुछ भी हो सकता है, जो एक उस स्टडी एरिया के बारे में कुछ चीज, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। और देयर कैन ऑल्सो बी द इंफॉर्मेशन, कितने वहां पे घर है उस गांव में, कितनी जमीन है, इंडिविजुअल के पास कितनी जमीन है, उसमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन दैट यू कैन फर्दर क्वांटिफाई। Later you can find out that out of the total farmers in the village or panchayat or any of that area that you studied, उसमें ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास इतने हेक्टेयर जमीन है, 5 से 10 हेक्टेयर वाले कितने हैं, 1 से 5 हेक्टेयर वाले कितने हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। ऐसे करके आपका जो है एक क्वांटिफिकेशन उसका हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वही चीज जो मैंने बॉटम लाइन लिखी है कि ये सर्वे जो है दोनों चीजों को आपको देता है, क्वांटिटेटिव को भी, क्वालिटेटिव को भी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू recorded in a descriptive or narrative form becomes a qualitative method. But as हमने पहले भी बात किया, जिस तरह से जो ऑब्जर्वेशन के रूप में, उसी तरह से कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव और नरेटिव वे में उसको आप लेते हैं, आप वहाँ के कि भी लोगों के ऊपर रामायण का क्या प्रभाव पड़ा, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जी उसका ये प्रभाव, या लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा। आपको कुछ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि जी लॉकडाउन की वजह से जी लोगों की जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे उनकी नौकरी छूट गई और उसकी वजह से इतना बहुत सा नुकसान हो गया, इस तरह की चीजें आएगी। लेकिन जब आप उसी इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड वे में पूछते हैं कि लॉकडाउन के दौरान इस गांव के या आपके घर के किसी व्यक्ति की नौकरी गई या नहीं, लॉकडाउन के दौरान आपके यहाँ पे ऐसे कितने लोग थे जो कि पहले कहीं पे जॉब में थे और वापस आ गए, इस तरह का जवाब स्ट्रक्चर्ड वे में आप उसको पूछेंगे। maybe that you will get some information in number and you will find that in this village इतने लोगों की नौकरी छूटी, इतने लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, इतने लोगों जो किसानी करते थे, जो जिन्होंने मतलब ये चीज जो है उगाई थी लेकिन मार्केट बंद होने से उसको मार्केट नहीं पहुंचाए, तो आपको वो इंफॉर्मेशन क्वांटिटी के रूप में प्राप्त होगी, जिसको कि आप फर्दर क्वांटिटी वाइज या क्वांटिफिकेशन के जो एनालिसिस मेथड है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। और इसमें हम रिस्पांस कैटेगरीज के माध्यम से जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो रिस्पांस कैटेगरीज होती है, जो आप कई बार ABCD, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, उस तरह से, और जरूरी नहीं है 4 ही, उससे ज्यादा भी द सेम थिंग आप देखेंगे कि भी एक ही क्वेश्चन जब हम थोड़ा सा उसको कैटेगरी वाइज बनाते हैं तो वो क्वांटिफाई किया जा सकता है। तो अगर हम उसको बिल्कुल ओपन छोड़ देते हैं किसी क्वेश्चन को, निश्चित रूप से उसमें क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि कुछ केसेस में ये हो सकता है कि आपने पहले उसको ओपन एंडेड रखा हो और उसमें जो इंफॉर्मेशन आई हो उसको आपने एज इट इज रिकॉर्ड किया हो, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू यू ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज, यू ट्राई टू क्वांटिफाई देम। लेकिन इन मोस्ट केसेस हमने पहले से कैटेगरीज बनाई होती है। हमने देखा होगा जैसे बहुत सारी चीजें जो मेन्यू बना होता है ना, अब मेन्यू में क्या है कि बहुत सारी चीजें आपने पहले से इंफॉर्मेशन दी हुई है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, इट हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड। अब देखिए आप कहीं खाने की उस पे जाते हैं, एक जगह पे लिखा होगा कि खाना 60 रुपए प्रति व्यक्ति या 80 रुपए प्रति व्यक्ति, उसमें क्वांटिफिकेशन नहीं है जितना कोई खाएगा। वेदर कोई छोटा बच्चा आया है उसको भी थाली वो उतना ही लगेगा, और बड़ा होगा तो भी इतना लगेगा। बड़े बड़े होटल में भी जो पार्टीज होती है तो प्लेट्स रख लेते हैं, दे काउंट ओनली द प्लेट्स, नॉट द क्वांटिटी। लेकिन sometime there will be the quantity as you go to the restaurant,
You have one chapati, one roti, maybe 20 rupees. One dal, this much, maybe 100 rupees. One rice, this much, 100 rupees. Likewise, it has been already quantified so that you order as per your requirement or as per this thing, because it has been already quantified. आपको कितनी रोटी लेनी है उससे कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन थाली वाले सिस्टम में क्या होता है, सपोज आपको जो है वो उससे कम भी खाना है तो वो आमतौर पे उस तरह से देते हैं, unless you ask. So this is something that depends that what type of information you want to gather. So observation के बाद survey. The third thing is experiment. Experiment is also that you use for collecting quantitative data. और इसमें भी आप देखेंगे scientific methods of collecting data whereby you give the subjects a sort of treatment or condition then evaluate the results to find out the effect of such treatment. अब इसमें आमतौर पे एजुकेशन वाले बात करते हैं इस तरह की चीजें, प्री टेस्ट, देन यू गिव ट्रीटमेंट, देन पोस्ट टेस्ट, और ये एक प्रकार का डिस्कवरिंग, वेरीफाइंग, इलिस्ट्रेटिंग थ्योरीज, हाइपोथेसिस और फैक्ट्स. मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ अपने सब्जेक्ट से, प्रोबेबली एक जनरलाइज्ड हो. अब जैसे आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है हिमाचल आए होंगे, शिमला गए होंगे, मनाली गए होंगे, बहुत सारे शायद जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं भी आए होंगे. अब जो आप मनाली के बारे में आपका क्या विचार है, दोज हु हैव नॉट विजिटेड, उनका एक पहले प्री टेस्ट लिया जाएगा. मान लीजिए कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट मनाली, कि मनाली लोग क्यों जाते हैं, ड्यू टू इट्स सीनिक ब्यूटी, ड्यू टू probably there may be some adventurous games like river rafting, or there may be some rock climbing or things like that. वो कुछ हमारा डिफरेंट तरह का आइडिया होता है. फिर यहाँ ट्रीटमेंट जब हम देते हैं, ट्रीटमेंट डज नॉट मीन कि हम उनको इंजेक्शन लगा रहे हैं. ट्रीटमेंट में भी कि वी एक्सपोज देम whole about Manali, that how this Manali has been named. इसको मनु महाराज की नगरी कहा जाता है. And you will find so many cultural places, cultural things about Manali. You get to know that there is one thing जिसको कि आप कहते हैं कि वहाँ गर्म पानी के चश्मे हैं, वहाँ पे जो है पूरी वैली में ये चीजें हैं, वहाँ पे जो है हडिम्बा टेम्पल है, वहाँ पे घटोत्कच का टेम्पल है. आपको जब इस तरह की चीजें बताई जाती है तो इनिशियली यू हैव बीन थिंकिंग दैट यू आर विजिटिंग मनाली जस्ट टू वॉच द नेचुरल सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस, बट लेटर यू कम टू नो इट इज नॉट ओनली नेचुरल, it's not only scenic, but it is also important cultural religious place. So then you take another test, your information कि ऐसे कितने लोग थे जिनका जो प्री टेस्ट में ये रिजल्ट आया था पोस्ट में बदल गया, how many of them were there, कि इतने प्रतिशत लोगों ने पहले ये बोला था, बाद में कितने ने बोला. So you can make a comparison, you can make certain verification, you can illustrate that. So this is how that we do in many of the things, that some sort of experimentation even about the human beings that you go through. So this is another third method of collection of the quantitative data. Then there is another one where we can say content analysis, which is mostly done in qualitative research, but it can also be used for quantitative. For example, searching through several oral or written forms of communication to find answer to your research questions. आप देखेंगे कि कितने लोगों ने इस पे काम किया, how many people, even अगर हम सपोज लिटरेचर रिव्यू भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला लिटरेचर रिव्यू में भी you'll find that how many people have worked on this particular thing. जब हम how many की बात करते हैं, you will get how many people in India have worked on it, you will get some number. Likewise, India, हमारे इंडियन सिनेमा में there are so many things that we see in our Indian cinema. We see so many things that एक ही विषय पे कितनी मूवीज बन जाती है.
how many people, how many director producer have made movies on Bhagat Singh? How many of them have done this thing? You will probably find some sort of this number. And likewise, examining printed material, as I said, कि जो printed material है, where you get some information, not only for your certain years, but also the number which you get some idea कि how many people have actually worked and how many worked during this particular period. अब जो लिटरेचर में आप देखते हैं, जैसे देयर आर पीपल कि ये जो भक्ति काल था या दूसरा काल था, उस पीरियड के दौरान कितने लोगों ने काम किया, how many of them were males, how many of them were females who have worked on it. So likewise, because it does not show only their economic system but or their professional system, it also reflects the social system so that you can also get the quantification. The focus of the study is on a single subject or on two entities to determine their comparative feature. जब आप इस तरह के कंटेंट की बात करते हैं, you will get कि whether the study it has been just focused on a single subject or there have been certain more things, whether there have been two entities. ऐसी कितनी चीजें हैं, you'll have the different methodology. So this is how that you also get quantitative data out of it. And then when we are talking of observation, that I said earlier, it can be human or mechanical. I'm not going in that detail at the moment, क्योंकि जब हम observation की बात करते हैं कि हम human being observe कर रहा है, more flexibility, observer bias है एक negative factor इसका, लेकिन mechanical में device is observer. मान लीजिए कैमरा लगा दिया आपने कोई, as it happens कि भाई आपने ATM में एक व्यक्ति तो बाहर देख रहा है कि कितने लोग जो है पैसा निकालने गए, that is one thing, but this may also be seen कि camera is recording, the device is the observer, that how many people have entered in the particular ATM, कितने user है ATM के, or it can also be the traffic cameras, how many vehicles have passed through that particular road, and it is, you can say, the click through, and then security cameras, ये all these things they are for the mechanical observation. दूसरी चीज जो हमने पहले बात की थी कि विजिबल ऑब्जर्वेशन जो दिख रहे हैं और जिसको कि ऑब्ट्रूसिव और अनऑब्ट्रूसिव भी कहा जाता है, उसमें आप देखिए कि कई बार हमारे को जो इंफॉर्मेशन मिलनी है, चाहे वो आप क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ले रहे हैं चाहे क्वालिटेटिव भी है, वो कुछ मामलों में तो विजिबल चल जाता है, बट इन सर्टेन केसेस वी यूज दिस इनविजिबल और हिडन और अनऑब्ट्रूसिव, बिकॉज जहाँ पे जिस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे हमारे बहुत सी मूवी में या उसमें देखा होगा कि जो हमारे CBI वाले हैं वो अपने को डिस्गाइज कर लेते हैं, तो वो उस तरह से, एंड आई हैव ए एग्जांपल दैट आई रेड सम टाइम बैक, देयर वाज वेरी समटाइम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच वाज पर्टेनिंग टू द बैगिंग इन इंडिया, और एक व्यक्ति ने रिसर्च किया था, वो अपने को जो है बैगर के रूप में डिफरेंट जगह पे बैगिंग करता था और शाम को अपने नोट्स लिखता था PhD के. That was one of the example that you can say that the people, whether they are the giver or whether even there are the other beggars, they were not aware of this thing that he is disguising himself. So this minimizes the respondent error कि जब आप पूछते हैं तो उसमें कई बार response error आता है. Then अब उसके बाद जो मैंने दूसरी बात करी जो सर्वे की, उसमें इंटरव्यू और शेड्यूल दो चीजें हैं. हालांकि दोनों में फर्क इतना ही है, क्वेश्चन दोनों में सेम हो गए. इंटरव्यू ये है कि विच यू डू योरसेल्फ इन द फील्ड, आप जाके उससे पूछते हैं, उससे जब शेड्यूल और इंटरव्यू जो है ना, दोनों में क्या है कि इंटरव्यू आप ले रहे हैं किस तरह से पूछ रहे हैं, लेकिन शेड्यूल अपने आप कर रहे हैं. क्वेश्चनियर जो है, क्वेश्चन सेम हो सकते हैं लेकिन आप उसको बाय मेल बाय पोस्ट आप भेजते हैं, तो सिर्फ उसका नामकरण इसलिए हुआ है कि आप उसको कैसे कर रहे हैं. लेकिन
यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि एक जो दोनों इंटरव्यू और शेड्यूल में अंतर ये होता है कि जो शेड्यूल बनाया हुआ है आपने पहले से निर्धारित किए हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन आमतौर पे जो इंटरव्यू में होता है बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं कि जब आप एक प्रश्न पूछते हैं तो उसने जो जवाब दिया उससे फिर से कुछ नए सवाल बनते हैं, तो देन यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चनिंग दोज पर्टिकुलर थिंग। शेड्यूल में ऐसा नहीं होता है, आपने वही सवाल पूछने हैं जो आपने पहले से लिखे हुए हैं। तो इसलिए इसमें जो क्वेश्चनियर और इसके लिए एक क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि आपने क्वेश्चनियर यूज करना है या आपने शेड्यूल यूज करना है। एक तो नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन एंड द टाइप ऑफ द स्टडी पॉपुलेशन। अब इसमें नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कि आप जिस विषय पे आप कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, किस तरह का है वो। तो उसमें जो है कि इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, मान लीजिए अगर आपने इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में गैदर करनी है कि ऐसे कितने लोग हैं कि जिन्होंने मान लीजिए गैस चूल्हा यूज किया हुआ है या कोई भी और इंफॉर्मेशन है, तो उस तरह से आपने कहाँ पे जाना है। और फिर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए बहुत छोटा सा एरिया है, देन प्रोबेबली यू कैन गो फॉर दिस शेड्यूल। लेकिन बहुत बड़ा एरिया है, यू आर कंडक्टिंग ए स्टडी इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स और सम टाइम इन होल स्टेट, then certainly you cannot visit everywhere, or even one district, if you have to visit all the villages, it will take a lot of time. So probably then questionnaire which you can mail, which you can send by post, or probably even through telephone, that works. Then there is the type of the study population. अब मान लीजिए अगर illiterate population है तो हम उनको questionnaire भेज देंगे, it will not work because they will not be able to read and they will not be able to respond and answer. Likewise, if there is a person which is very old, again they will not be able to, and if there is handicapped, तो उसके आधार पर हमारे को ये सारी चीजें निर्णय करना पड़ता है। इसलिए जो क्वेश्चनियर है इसमें जो अभी हम बात कर रहे थे कि इज ए मीन्स ऑफ एलिसिटिंग द फीलिंग्स, बिलीव्स, experiences, perceptions, attitude, बहुत सारी चीजें हैं। It can be structured, it can be unstructured, और ये कह सकते हैं इसमें बहुत कम खर्च आता है इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। और फिर बात आती है कि हम डाटा इसी के थ्रू क्वेश्चनर और शेड्यूल के थ्रू ही क्यों करें। हालांकि हम इसको जो क्वेश्चनर और शेड्यूल, साइंसेज वालों को जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चनर और शेड्यूल की, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि सोशल साइंस इज एब्स्ट्रैक्ट। तो इसलिए हमारे को जो इंफॉर्मेशन लेनी है, मान लीजिए मैं आपको 2-3 विषय जो आजकल खूब चलते हैं, विमेन एम्पावरमेंट, हाउ विल यू रियली फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट कि हाउ मच द वीमेन हैज बीन एम्पावर्ड, स्पेशली हाउ डू यू सी अबाउट योर एनवायरमेंट, सक्सेस ऑफ स्वच्छता अभियान। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ठीक है जी जब लॉकडाउन के दौरान पहाड़ दिखने शुरू हो गए थे, गंगा साफ हो गई थी। आई थिंक अगेन दैट वी हैव टू सी दैट हाउ पर्टिकुलर इंडिविजुअल आर दे फील अबाउट। देन एम्पिरिसिज्म, जो एम्पिरिकल है, व्हिच हैज नॉट बीन रियली नोन अर्लियर, दैट यू सी इन द फील्ड, दैट हैज टू बी आल्सो प्रोजेक्टेड एज साइंस। और जो फैक्ट्स है वो क्वांटिफाइड भी और क्वालिफाइड भी, इसलिए हम क्वेश्चनर और शेड्यूल की बात करते हैं। और क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन, कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहली चीज है सिंपल, हु आर यू गोइंग टू आस्क, कि आप किस व्यक्ति को पूछ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये सेफोलॉजिस्ट की जो मैं बात पहले भी की थी आपसे, कि जो ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि हु इज गोइंग टू विन इन दिस इलेक्शन, दैट आल्सो डिपेंड्स कि हु आर यू गोइंग टू आस्क, किन व्यक्ति को पूछे जाते हैं। कई बार हम जो डिबेट देखते हैं किसी चीज के बारे में, ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत गलत हो गया, तो वो लोग जो वहां पे एकेडमिक डिबेट कर रहे होते हैं,
ऐसे बहुत सारे लोग जो है एक्चुअल में फिर वोट देने नहीं जाते या किसी चीज के बारे में राय व्यक्त करते हो जाते नहीं है। तो हमारे को एक मिक्स ऑफ दैट वो चाहिए। मेथड, हाउ आर यू गोइंग टू आस्क देम, किस तरह से करने। क्वेश्चनियर, व्हाट आर यू गोइंग टू आस्क देम, क्या पूछने वाले हैं। और फिर पूछने के बाद व्हाट विल यू डू विद दिस इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे कि एज ए teacher, as a student, I visited many times in the field, and most of the time this is a common question from the respondents, from the villagers, कि ये जो आप पूछ रहे हैं, जो ये इंफॉर्मेशन आप करोगे इसका क्या होगा, what will you do out of this. Likewise we say that how much do you want to pay for the answer. At times, sometime people pay. There may be some time that if there is some information which lies with a particular person, then we have to extract. Then again the cost is the issue that we have to see. Then there is the time scale कि कितनी देर में कब तक आप इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो। इसी तरह से जो शेड्यूल और क्वेश्चनर, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल बिकॉज टाइम विल गो अप। तो दोनों में फर्क इतना ही है कि इफ यू डू योरसेल्फ देन दैट इज शेड्यूल। और इसमें अगर ये जो कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड है, इट इज यूजफुल फॉर क्वांटिफाइंग द डाटा। उसमें आप ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी के रूप में उसको देखते हैं, लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है वो ज्यादा क्वालिटेटिव डाटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। वी कैन लीव दिस डिफरेंस। नाउ सी, ये जो फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन है, ये मैं जो बार बार बोल रहा हूं आपको, क्वांटिफाई के लिए, क्वांटिफिकेशन के लिए क्लोज एंडेड क्वेश्चन ज्यादा ठीक रहते हैं, सो दैट यू कैन रिस्ट्रिक्ट। ऑफ कोर्स यू विल बी गिविंग लेसर फ्रीडम टू द रिस्पोंडेंट, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि इफ आई गिव यू दैट हाउ मच इज योर एनुअल इनकम, and I give you 4 choices annual income के हिसाब से। if I say the category A less than 5 lakhs, category B 5 to 8 lakhs, category C 8 to 12 lakhs, category D more than 12 lakhs, then certainly all of you will click somewhere, and then it can be quantified that how many people of this population have the annual income less than 5 lakhs, how many of them have the annual income more than 12 lakhs. But if I keep this question open ended, that how much is your annual income, you will be surprised what people will write. क्योंकि भारत में कम से कम एक चीज तो पक्का है कि जो कहा जाता है कि कभी किसी महिला से उसकी उम्र और कभी किसी पुरुष से उसकी सैलरी के बारे में मत पूछो, और आजकल तो विमेन वर्किंग भी है तो उसकी सैलरी के बारे में मत पूछो, सो दैट दे विल राइट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एट टाइम्स। आई हैव द एक्सपीरियंस दैट वंस वी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, समबडी रिप्लाइड कि आपकी इनकम कितनी है, तो उसने जवाब दिया, बोलो जी गुजारे लायक। व्हाट विल यू टेक आउट ऑफ इट? गुजारे लायक, बिकॉज दिस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। वो गुजारा कितने में होता है, दिस इज अगेन एन इश्यू। सो दैट we have to be very cautious about this, ki how to form the questions. Therefore it need not to be kept like that. इसमें ये greater possibility क्या है इन्वेस्टिगेटर के बायस की, लेकिन ईज ऑफ आंसरिंग जो ये हो सकती है इन्वेस्टिगेटर का बायस इसमें होता है, क्योंकि जो मैं कुछ प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ जाता हूँ। और दूसरी चीज क्या होता है कि कंडीशनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट्स माइंड, कि हम उसकी कंडीशनिंग करने की कई बार होती है कि उन्होंने हाँ ठीक है जी यही जवाब देना जी। कई बार आपको रिस्पोंडेंट्स मिलते हैं जी खुद ही लगा लो जहां भी आपने टिक लगाना है, और हम अपनी इच्छा से लगा देते हैं बिकॉज हम पहले से सोच के बैठे हैं कि कहाँ हमने इसका कंक्लूजन निकालना है। तो देयरफॉर वी हैव टू बी वेरी कॉशियस फॉर दिस। एक चीज आप देखिए कि मैं जल्दी जल्दी आपको 2-3 तरह के क्वेश्चंस, एक कैटेगरी क्वेश्चन है जब आप पूछते हैं कि हाउ ऑफन इन एवरेज वीक डू यू यूज आवर ई बैंकिंग फैसिलिटी। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन किसी से पूछेंगे कि हैव यू एवर यूज्ड ई बैंकिंग फैसिलिटी, आपको यस नो
मिलेगा, उससे कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जब आप पूछते हैं कि हाउ ऑफन इन एवरेज वीक डू यू यूज अवर बैंकिंग फैसिलिटी, किसी ने एक बार भी नहीं किया, किसी ने एक बार किया, 2 to 3 times, 4 to 5 times और 6 times or more, then it becomes quantifiable. आप उन कैटेगरी, अगर सिर्फ यस नो, अगर आपने सिर्फ ये किया डू यू नो अबाउट ई बैंकिंग, क्या आपने कभी ई बैंकिंग फैसिलिटी यूज की, हैव यू यूज्ड ई बैंकिंग फैसिलिटी, maybe somebody will say yes, somebody will say no, somebody will say that no idea. You won't be able to bring out very good result. But likewise, when you have this clear cut categories, you can quantify. Then there is a scale questions. Sometime जो हम नॉयर बोलते हैं, जिसको हम नॉमिनल, ऑर्डिनल और उसको इंटरवल और रेशियो स्केल है, उसके आधार पे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो स्केल क्वेश्चंस है, suppose if you ask somebody do you how much agree with this thing, अगर हम ऐसे छोड़ेंगे तो कुछ भी बोल देगा। लेकिन अब आप पूछें कि as a loyal electricity customer we would like to know your views on the services, आप यहाँ देखिए कि किस तरह से strongly agree, disagree, strongly disagree, तो you have 4 categories. So that how many of the people they are in the category of strongly agree, how many of them are in category of strongly disagree, and likewise this is something that you can find. Likewise there is a continuum scale की on the scale of 10 आप किस आधार पे इस प्रोग्राम को रेट करते हो, इस प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को रेट करते हो, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर को रेट करते हो। यू कैन से द 1 2 फॉर वेरी गुड, एंड इफ पंक्चुअलिटी के हिसाब से वेयर डू यू प्लेस देम, सो यू हैव ए कंटिन्यूम स्केल, सो दैट कैन आल्सो बी क्वांटिफाइड। हाउ द सेशन वाज, if it was informative or if it was confusing, you can rate it like that. How the lecture of the E.D. Sharma was it very informative or confusing? Likewise there is also ranking questions that कई बार पहले अभी हम क्या पूछ रहे थे कि केवल एक को टिक करना है, लेकिन रैंकिंग में क्या है कि यू हैव टू रैंक। मान लीजिए शिमला में कौन कौन सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हिसाब से अगर मैं अपने स्टूडेंट को पूछता हूं कि रेट them as per priority, जो सबसे बड़ी समस्या है keep it at 1, and then likewise if the problem may be parking, problem may be congestion, problem may be water, problem may be monkeyiness, problem may be accessibility, problem may be that you have to walk too much, all those things. So on the basis of that we can rank. Then what is more important is the sequence. Sequence is whether you are going for quantitative or for qualitative, but it will be always useful that you go or you should have a proper sequence. और जो एक टीप होती है ना जिससे आप तेल निकालते हैं या डालते हैं, जो कि ऊपर से मुंह खुला होता है, फिर बिल्कुल नीचे उसमें एक टूटी सी बिल्कुल पतली सी हो जाती है, तो likewise that is initially funnel sequence की start with broad questions and gradually narrow down to the specific. ये बहुत important रहता है। You begin with simple and general questions and then you come to the specific questions. There may be few sensitive questions at the end. अगर आप उसको पहले ही पूछेंगे, probably you will lose the control. And therefore, there is always that one should go from general to specific. I think these are some of the precautions that we should take while framing the questions. The wording of questions should be appropriate, not ambiguous. कई बार हम बड़े confusing जो शब्द उसमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम किसी को मान लीजिए पूछ लिया कि do you agree or disagree, दोनों चीजें लिखी and there is a problem. Or language that is accessible to everyone should be used. And then there is a closed question that alternative should be too numerous, should not be too numerous, बहुत ज्यादा, time focus,
इन चीजों का ध्यान रखना। और जो हमने चॉइसेस बना के दी है, दे शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम मोर जनरल टू पर्टिकुलर एंड अवॉइड कंटेमिनेशन इफेक्ट। कंटेमिनेशन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पानी की बाल्टी रखी है, लेकिन उसमें अचानक कोई आपकी दवाई गिर गई, वो पूरी बाल्टी जो है वो खराब हो गई, कंटेमिनेटेड हो गई। लाइकवाइज आपका क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए विच कंटेमिनेट द सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। So that should also be kept in mind कि आप उस चीज को ध्यान में रखते हैं। For example, one of the thing that you may come across कि कई बार हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो बाद के क्वेश्चन है उसको प्रभावित करते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखें। And this is my request to all कि keep this in mind कि ask only necessary background question। जो जरूरत नहीं है वो पूछने की जरूरत नहीं है। Avoid sensitive and embarrassing questions. Keep questions simple and straightforward. Do not ask questions that turn off the participant spirit. कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे कि सारा जो इंटरव्यू है उसका वो डिरेल हो जाता है। एनालिसिस आई एम नॉट टेकिंग। अब जो डाटा कलेक्शन जब एक बार हो जाता है तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसका क्या करने वाले हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो किस तरह का एनालिसिस, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, उसमें भी आएगा। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखाना था इसलिए वो स्लाइड डाला था। ये एग्जांपल पिछले चुनाव का मेरे ख्याल जब हम बात कर रहे हैं कि पहली बार जब 2014 में जब इलेक्शन हुआ था ये पार्लियामेंट का, उस टाइम जो उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें थी, अब उसको देखिए कि वो वहां पे क्या था कि ये जो पार्टीज थी उनकी स्थिति कैसी थी कि बीजेपी प्लस जो इसकी एलआई थी उनको 73, समाजवादी पार्टी को 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली। ये क्वांटिफिकेशन है टोटल 80 का। अब आप देखिए कि कई बार हम लोगों ने जिस चीज का वो फोकस करना होता है, तो आप देखेंगे व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग ओवर हियर, see the BSP has polled more % of votes than Congress, but they did not win even in one constituency, one parliamentary constituency। एक भी सीट नहीं आई, लेकिन वोट शेयर देखिए 19.7%, कांग्रेस का था 19.5। but still what was the interesting thing that they did not win और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। अब इसमें आपका एक्सप्लेनेशन बदल जाता है, बिकॉज कांग्रेस की जो 2 सीट्स थी, who have been these two? Then you get to know कि it was सोनिया गांधी and राहुल गांधी। आपकी एक्सप्लेनेशन बदल जाती है। Then you go to the समाजवादी पार्टी, they polled not very high vote as compared to BSP or Congress. There is a difference of less than 3%, but they have still been able to win 5 seats. So this is again that who have been these 5, you'll find this was again from the family of Mulayam Singh Yadav. So likewise your explanation that will change, and therefore I meant over here that whenever considering analysis, think about the tools and techniques that and the resources required. With this thing, I thank you very much, and now I can take up few questions as you may have. Thank you very much. धन्यवादः महोदयानां। सुतरां प्रेरकम् अस्माकं मार्गदर्शनम् आचार्यैः विहितम् अस्मिन् अवसरे, तदर्थ बहुत ही योग्यतया हम सबका आपने अवसर मार्गदर्शन किया। तदर्थ हम विश्वविद्यालय पक्ष से एवं केंद्र की पक्ष से एवं मैम की पक्ष से और सभी प्रतिभागियों के पक्ष से आपका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और अब प्रश्नोत्तर सत्र का